स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लास बंक। आज हम देख रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर सेकेंड, जिसमें हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वन बाय वन उनके रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, थोड़े से कड़वे खट्टे, है ना। और ये जो ब्लू टेस्ट जो लिटमस पेपर का अगर हम देखें, सो ब्लू लिटमस पेपर को ये काय में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। क्लियर। और इसके एग्जाम्पल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। इनका आपको केमिकल फॉर्मूलाज भी आना चाहिए। जैसे HCl आपका क्या हो गया, HCl आपका यस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, विनेगर, एसिटिक एसिड आपका CH3COOH। ठीक है, ये कुछ आपके एसिड्स हो गए। नाउ बेसिस की अगर हम बात करें, सो बेसिस कैसे होता है, बिटर होता है टेस्ट में, है ना। चेंज इन कलर ऑफ रेड को कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में। ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, थोड़े से स्लिपरी होते हैं मीन्स कि सोप वाली कैटेगरीज होती हैं। क्लियर। एग्जांपल्स हो गए अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोप सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें जो अपना NaOH जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर। और यहाँ पे जो हमने देखा था HCl हो गया, सल्फ्यूरिक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे कैसे थे अपने स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस का क्या मतलब होता है, जो अपना वाटर में क्या है, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, ठीक। और वहीं पे जो वीक एसिड्स या वीक बेसिस होते हैं वो पार्शियली डिजॉल्व होते हैं पानी में। जब भी आप उन्हें पानी में डिजॉल्व कराओगे तो वो कैसे होते हैं, पार्शियली डिजॉल्व होते हैं। क्लियर। और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका भी केमिकल रिएक्शंस में इनका यूज़ होता है। ठीक है, कि कौन सा स्ट्रॉन्ग, पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है बच्चों। ठीक है, फिर कौन सा आपका कैसा वीक है। ठीक, फिर कुछ में आपको केमिकल फार्मूला भी लिखने को आ सकते हैं। फिर अगर आपको ये नाम दे दिए, ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये हॉट टॉपिक्स में या हॉट चैप्टर्स में आप काउंट कर लो, इसमें से आपके जो हर साल कोई ना कोई रिएक्शन आती ही आती हैं, ये तो 101% श्योर है। क्लियर। कुछ जो आपकी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, जो आपकी NCERTs में एक्टिविटीज़ दी गई हैं, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो। ठीक है, और आजकल आप देख ही रहे हो कि अपने जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को भी, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरेटिकली बता दिया जाए, नहीं भाई, आपको 2D में भी, आपको ये पेपर फॉर्मेट में भी आपको केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, कंडीशंस दी जा रही हैं, है ना। जो आपको प्रैक्टिकल्स में आप जो लैब्स में परफॉर्म करते हो उसके बेसिस पे आपको पेपर्स में भी दिए जा रहे हैं लिखने के लिए, है ना। या तो आपको कोई सेटअप दे दिया जाता है। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपके बच्चों फॉर्म होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें, सो आपको जैसे ये कोई फिगर दे दिया, ठीक है, सपोज ये आपका फिगर है, फिर इस फिगर में आपको आइडेंटिफाई करना है तो उन केमिकल्स के नाम, या फिर किसी रिएक्शन में कोई गैस निकल रही है या उसके क्या इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आपसे आइडेंटिफाई करने को पूछता ही है NCERT। ठीक है, तो आपको हर तरीके से हर टाइप में आपको प्रिपेयर रहना है बच्चों। ठीक है, नाउ इंडिकेटर नाम से ही जैसे आप देख पा रहे हो, इंडिकेट करना, किसी चीज़ को शो करना या बताना, है ना। जैसे अब हम बात करें स्ट्रीट लाइट्स की। ठीक है, रेड लाइट आपको क्या बताती है, स्टॉप हो जाओ भाई, आगे खतरा है। ठीक है, वेयरएज जो ग्रीन लाइट होती है वो ग्रीन फ्लैग की तरह काम करती है, भाई स्मूथ है, आप आराम से जा सकते हो। ठीक है, वहीं येलो लाइट भी आपको कुछ बता रही होती है ना, जेब्रा क्रॉसिंग से आपको कुछ बता रहे होते हैं। सेम एज जो इंडिकेटर्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं टू शो व्हाट चेंजेस आर गोइंग ऑन इन सच रिएक्शंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है, इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, हो गए नेचुरल, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए, सिंथेटिक हो गए। सिंथेटिक का क्या मतलब होता है, जो केमिकली या जो मॉडिफाइड करके आप उन्हें बना पा रहे हो, तो ये जो है सिंथेटिक जो है वो ह्यूमन मेड होता है। ठीक है, नेचुरल जो आप नेचुरल रिसोर्सेज से आप एक्वायर कर रहे हो, लाइक लाइकेन हो गए, उनसे आप एक्वायर कर रहे हो, टर्मरिक हो गया, ये भी अपना एक नेचुरल सोर्स ऑफ इंडिकेटर है। ठीक है, वहीं पर जो सिंथेटिक है वो ह्यूमन मेड हो जाते हैं। ठीक है, लाइक मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज बनाए हैं तो किसी केमिकल को यूज़ करके ही बनाए होंगे, तो ये कैसे चले जाएंगे, ह्यूमन बेस्ड कंडीशंस में। ठीक है, देन फिनोफ्थलीन। फिर इनके अलावा कुछ ऑल्फैक्ट्री भी होते हैं। ऑल्फैक्ट्री नाम से ही ऑल्फैक्ट्री जो कि अपने नोज़ से रिलेटेड होती है। इट मीन्स कि ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स जो आपको इनहेल करके भी आपको चीज़ें शो कर दें या इंडिकेट कर दें, दोज आर कॉल्ड ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स।
ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे कुछ एक्शंस दिए हुए हैं आपके इंडिकेटर्स के, ये भी आपको आइडेंटिफाई करने को आते हैं। ठीक है, सो अगेन दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब आप बात करो एसिड्स की या बेसिस की। ठीक है, जो रेड लिटमस होता है, हमें पता है जब भी अगर हम रेड एसिड से रेड लिटमस की रिएक्ट कराएंगे तो वो कोई शो नहीं करेगा, बट वहीं अगर हम उसे बेस की तरफ ले जाएं या बेस से रिएक्ट कराएं तो वो रेड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ब्लू में। इसका जस्ट अपोजिट होता है ब्लू वाले लिटमस के साथ, कि ब्लू वाला जो लिटमस है वो बेस के साथ तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, बट जैसे ही हम उसे रिएक्शन कराते हैं किससे, एसिड्स के साथ, तो वो बच्चों क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लू टू रेड। ठीक है, और ये भी हम देखेंगे कि ये ब्लू टू रेड ही क्यों हो रहा है या रेड टू ब्लू में ही क्यों कन्वर्ट हो रहा है, ये हम देखेंगे पीएच कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, क्योंकि जो पूरी कहानी है ये इर्द गिर्द हो रही है किसके, पीएच स्केल के। ठीक है, पीएच क्या है, कैसे काम कर रहा है, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिनोफ्थैलिन जो कि एक ह्यूमन मेड या सिंथेटिक इंडिकेटर है, वो कलरलेस होगा काय में, एसिड में, बट जैसे ही आप उसको बेस से रिएक्ट कराओगे वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, फिनोफ्थैलिन कन्वर्ट हो जाएगा पिंक में, पी से पी, भाई ये P2 याद रख लो या P² याद रख लो, P2P। क्लियर, फिनोफ्थैलिन सिर्फ बेस में कलर देगा, कौन से, PVP, आप ऐसे याद कर सकते हो या P2B कर सकते हो। ठीक है, दीज आर आपके निमोनिक्स। क्लियर, P2B में आप ये याद रख लो, जो फिनोफ्थैलिन है वो पिंक कलर देता है वाइल रिएक्टिंग विद दी बेस। ठीक है, नाउ मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब मिथाइल और ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो रेड कलर देंगे। ठीक है, और वहीं पे अगर आप उन्हें बेस के साथ रिएक्ट कराओ तो जो ऑरेंज है वो काय में चला जाता है, अपना येलो में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होगी। चलिए, नाउ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक बेसिक मीडियम। ठीक है, जैसे अपना अनियन हो गया है ना, इसकी आपकी एक्टिविटी भी दी है आपके एनसीईआरटी में। अगर आप अनियन को ओवरनाइट रख दो, ठीक है, तो वो कैसा मतलब उसमें से स्मेल आने लगेगी, बट अगर आप उसमें, अब जैसे ये जो है, अब आपने इसमें अगर थोड़ा सा क्या कर दिया, एसिड या बेस का रिएक्शन करा दिया, तो वहीं पे इसका जो ऑर्डर था वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। नाउ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो है वो कई बार बच्चों रिपीटेड वे में पूछा गया है। ठीक है, रिपीटेड वे में, इसमें जितनी भी स्लाइड्स हैं सारी हॉट है, इट मीन्स कि सारे ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस वाली स्लाइड है, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अब जो फिगर है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही फिगर है, जिसमें आपको कुछ सेटअप दिया हुआ है। ठीक है, अब इस सेटअप में क्या हो रहा है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको रिएक्ट करा रहे हो आप कैसे, जिंक ग्रैन्यूल से। ठीक, अब जैसे ही ये रिएक्ट करता है, जैसे ही आप हीट देते हो और ये रिएक्ट करता है, इसमें से क्या बबल्स निकलते हैं, और जैसे ही आप उन बबल्स को कलेक्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि जो बबल्स हैं वो किसी गैस की वजह से आ रहे हैं। अब आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो रिएक्शंस है वो कराना है। ठीक है, और जैसे ही आपको पता चलता है कि वो गैस जो है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है, तब आपका ये रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट, कि हाँ यार इस ऐसी रिएक्शंस में जो है केमिकल्स, ऐसे से ऐसे केमिकल को आप क्या कराओगे, रिएक्ट कराओगे तो हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आप कैसे से कैसे कराएंगे वो हम देख लेते हैं। जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड नाम में ही एसिड है। ठीक है, जब आप उसे जिंक क्या है बच्चों, मेटल है। ठीक है, जिंक क्या है, मेटल। क्लियर, जैसे ही आप किसी एसिड को मेटल से रिएक्ट कराते हो तो क्या होता है, क्या चेंजेस देखे थे हमने, हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है। क्लियर, अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, आपको कोई भी एक आपको एक पैराग्राफ दे दिया है, कुछ केमिकल्स दे दिए हैं, या फिर हो सकता है कि आपको एसिड्स दे दिए जाएं, है ना, उसमें जिंक से आपको रिएक्शन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो उसका बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा वो बताना है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे जैसे क्या बना, जिंक सल्फेट बना। ठीक, और अपना हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, पूछा जा सकता है। फिर आपको ये फिगर दे दिया जाए, ये पूरा सेटअप दे दिया जाए, उसमें आपको आइडेंटिफाई करने को बोला जाए कि ये क्या है, ये बबल्स काय के हैं। देखो वो चेक भी कर रहा है कि कैंडल अगर आप पास में लेके जाते हो तो वो पॉप साउंड करते हुए क्या होता है, बर्न होता है। क्लियर, चलिए इससे हमें क्या पता चला, क्या इन्फ्रेंस निकल रहे हैं इससे, कि जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल से होगा तो सॉल्ट और वाटर बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एसिड हमारा था सल्फ्यूरिक एसिड और मेटल हमारा था जिंक। ठीक है, उससे हमारा सॉल्ट बना जिंक सल्फेट। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या हुई अपनी बच्चों, रिलीज हो रही है। क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। नाउ ये अपना रिएक्शन था किसका, एसिड टू मेटल्स। ठीक है, अब नाउ वी कम फॉरवर्ड टू बेसिस विद द मेटल्स। जब भी हम बेस को रिएक्ट कराएंगे काय से, मेटल से, तब क्या होगा।
ठीक है। सो रिएक्शंस ऑफ बेसिस विद मेटल्स इज नॉट एज कॉमन एज दी एसिड्स। जनरली क्या होता है, एसिड और मेटल्स की हम लोग रिएक्शंस बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। अब जैसे हम एनवायरनमेंट की बात करें और आयरन की बात करें, वो आपने देखे होंगे जब भी आयरन रॉड्स होते हैं, आप जब भी उन्हें एयर के कांटेक्ट में रखते हो तो क्या कर, एक टाइम के बाद वो क्या होते लगते हैं, उनमें इरोजन चालू हो जाता है ना, जंग लगना चालू हो जाती है। क्यों क्यों क्योंकि वहाँ पे रिएक्शंस हो रही हैं किसकी, एसिड की मेटल से, है ना। एयर में एसिड्स है, उसका रिएक्शन होता है कैसे, क्यों, क्योंकि उसमें डिफरेंट गैसेज हैं, है ना। वो एज अ एसिड परफॉर्म करते हैं, आयरन जो मेटल मिल जाता है वो रिएक्ट करके इरोजन कर देते हैं। सो उसमें क्या बन जाते हैं, अपना जंग लग जाती है। क्लियर। अब बेसिस में क्या होता है, जब भी आप बेस का रिएक्शन कराओ किससे, मेटल से, ठीक है, तो क्या बनेंगे, उसका मेटल आयंस बन जाएंगे, ठीक है। और अगेन क्या निकल रही है, अपना हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है यहाँ पे, सोडियम जिंकेट, ठीक है। सो व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक इट फॉर्म सोडियम जिंकेट। क्लियर। इसका नाम भी पूछा गया है कि इसको आइडेंटिफाई करो, ये क्या है, तो इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। ये आपको याद रखने हैं। केमिकल फॉर्मूला हो गया आपके, ठीक है। उनके केमिकल नेम्स हो गए, ठीक है, और रिएक्शंस, ठीक। ये सारी चीज़ें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपको सेटअप्स दिए जाए, है ना, लेबोरेटरी जो सेटअप्स दिए जाए, उनको आइडेंटिफाई करना। इस बेसिस पे अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए ही चीज़ें क्या होंगी, बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करें मेटल कार्बोनेट्स और एसिड्स की, अभी तक हम क्या देख चुके हैं, मेटल का रिएक्शंस हम देख चुके हैं एसिड्स के साथ, ठीक है। फिर बेसिस के साथ हम रिएक्शंस देख चुके हैं। नाउ कम टू द कार्बोनेट। कौन से कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट्स। अब उनकी रिएक्शंस हम देख रहे हैं एसिड्स के साथ। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ आप उसको रिएक्ट करा रहे हो, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। चलिए, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स टू फॉर्म अगेन सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब भी आप किसी नाइट्रेट को या कार्बोनेट को, ठीक है, सॉरी कार्बोनेट नॉट नाइट्रेट, कार्बोनेट को, मेटल कार्बोनेट को आप रिएक्ट करा रहे हो किससे, एसिड से, वहाँ पे क्या बन रहा है, आपका सॉल्ट बन रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। इट मीन्स यहाँ पे निकलने वाली जो गैस रहेगी वो क्या रहेगी, अपनी CO2। क्लियर। अब वहीं आप इसकी बात करो, पासेस गैस थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो रिएक्शन है ना, इसके बेसिस पे इतनी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत बार रिपीटेड वे में पूछा जाता है, चाहे वो आपकी केस स्टडी बेस्ड हो, चाहे वो आइडेंटिफिकेशन हो बच्चों, या केमिकल रिएक्शन की बात हो, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक। सो जब भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा रहे हो किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब आप एक लिमिटेड अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड देते हो ना, तभी वो मिल्की इफेक्ट देता है, ठीक है। जो टर्न हो रहा है ना मिल्की वाटर में, जो टर्न हो रहा है वो एक लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ CO2 में। बट वहीं पे अगर आप इसका कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है, एक लिमिट से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, जब भी आप एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 जब भी आप इससे पास कराओगे, ये अगेन नॉर्मल कलर में आ जाएगा, ठीक है। लाइम वाटर का जो कलर था वो अगेन उसी में टर्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो ये याद रखना है आपको कि कितना अमाउंट से रिएक्शन करानी है, सो दैट आपके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिले, ठीक है। चलिए, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि बेस से रिएक्शंस हो रही है मेटल्स की, एसिड से रिएक्शंस हो रही हैं, तो कुछ केमिकल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन क्या हो गया कि जब भी हम रिएक्शंस कराएं किसी भी बीच में, चाहे एसिड या बेस हो, उनके बीच में जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन करताते हैं, तो ये हमेशा क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, इसका एक ही रिएक्शन है, ये हमेशा फॉर्म होगा। जब भी आप बेस और एसिड को रिएक्शन कराओगे, हमेशा क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट और वाटर। अब आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है, तो जब भी आपको कोई भी केमिकल दे दिया जाए, एसिड में आपको जो भी दे दें, बेस में आपको जो भी दे दें, आपको प्रोडक्ट्स पहले से पता होंगे भाई बनने क्या वाला है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अपनी केमिकल इक्वेशंस को गलत नहीं करोगे, ठीक है। ये तो हो गया अपना, देखो जैसे ये आपका हो गया क्या, बेस, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पे भी ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जब भी आप इसे रिएक्शंस करा रहे हो तो ये क्या हो रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है। क्लियर। अब एक चीज़ यहाँ पे और है बच्चों, एक तो हो गया ये, ठीक है, कि आपको रिएक्शंस लिखने आना चाहिए, फिर केमिकल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उनके फॉर्मूले लिखने आने चाहिए। एक क्वेश्चन और बनते हैं आपके, क्या,
इन केमिकल रिएक्शंस को क्या करना, बैलेंस करना, ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस। इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना, केमिकल रिएक्शंस, या कुछ में मैं अपने जो PYQs हैं उसमें मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ, और आपके लिए PYQs लेकर आऊँगी तब भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में बेसिकली क्या होता है, मैं आपको ओवरव्यू बता दूँ तो जो भी यहाँ पे जो लिखे हुए इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो आपके दोनों साइड, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे वो आपका राइट हैंड साइड हो, वहाँ पे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, किस साइड में, आपके लेफ्ट साइड में, है ना। तो आप राइट साइड में देख लो, आपके 2 हाइड्रोजन हैं, तो हाँ ये है। क्लोरीन कितना है, 1 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 1 क्लोरीन है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है। तो मतलब कि ये वाली जो एक रिएक्शन है ये कैसी है, आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो ऐसे ही आप उनके क्या करते हो, बैलेंस रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस आपके कैसे फॉर्म हो सकते हैं, MCQ बेसिस पे भी फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। या आपको जब भी आपको राइटिंग में आपको जब लिखने हो शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी रिएक्शन लिख रहे हो वो आपकी बैलेंस्ड हो, ठीक है। अदरवाइज आपके मार्क्स क्या होंगे, वहाँ पे कट सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके बैलेंस रिएक्शन आप लिख पा रहे हो, ठीक है। नाउ अब ये क्वेश्चन है जो कि आपकी NCERT में ही दिया हुआ एक्सरसाइज में, 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका एक बेस है और ये क्या हो गया, आपका एक एसिड, ठीक है। ये न्यूट्रलाइज आपका 10 ml को 10 ml क्या, NaOH क्या है, सॉल्ट, सॉरी ये क्या है आपका बेस। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बच्चों क्या कितना चाहिए आपको, 8 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है, क्लियर। अब आप देख पा रहे हो कि आपसे फर्दर पूछा है 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब अगर आपको 10 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 HCl चाहिए है तो 1 ml के लिए कितने चाहिए होंगे, बेसिक कैलकुलेशंस 8/10 हो जाएगा 1 के लिए। जब आपको कम संख्या पूछा जाता है तो वहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है, डिवाइड वाला, है ना, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा है 20 ml सेम NaOH, ठीक है। सेम NaOH का यहाँ पे क्या मतलब है कि बेस, 20 ml सेम बेस, ठीक है। ये इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ बेस एसिड चाहिए, तो अब 20 ml का पूछा है तो इसको उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना आंसर आ गया आपका, 16 ml। आपको ये क्या चाहिए, HCl चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों आपका यूनिटरी मेथड से ही अपन ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं आपको इजी कॉन्सेप्ट समझाऊं तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो इसका कॉन्सेंट्रेशन था, यहाँ पे कितना था, 10 ml। 10 ml के लिए आपको 8 ml ऑफ HCl चाहिए था, या सुनो यहाँ जस्ट इसका क्या कर दिया है, डबल, दैट इज 20 ml। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, एसिड भी डबल हो जाएगा, इट मीन 16 ml, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया इसका, 16 ml, क्लियर। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी आपको 10 ml इक्वल दे रहा है न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml के, या कोई भी आपको यहाँ पे वैल्यूज दी हो, वो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ की मोलार जो कंसंट्रेशन है, मोलार कंसंट्रेशन या मोलार रेशियो जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल, क्लियर। जो बेस है अपना और एसिड है, एसिड बेस की जो मोलार रेशियोज हैं वो यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 1:1, है ना, यहाँ इक्वल हो रहा है, इसलिए ये यूनिटरी मेथड यूज हो रही है, ठीक है। और यहाँ से हम सिंपली वे में देखें तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जो इसका जस्ट डबल हो रहा है, ठीक है, इसलिए एसिड का भी डबल हो जाएगा, क्लियर। नाउ एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में जनरली क्या होता है, आपको बहुत एसिडिटी सी बनने लग जाती है ना, सम टाइम होता है ना ऐसा, एसिडिटी फॉर्म हो रही है। अब उस एसिडिटी को कम करने के लिए इनमें से क्या यूज़ करोगे, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का इसमें कोई काम है नहीं, एनाल्जेसिक्स ऑफकोर्स नॉट, एंटासिड्स या एंटासिड्स या एंटीसेप्टिक। यार आप इसमें एंटीसेप्टिक करोगे क्या, अंदर आपको एसिडिटी हो रही है, आप एंटीसेप्टिक्स लगाओगे, नो। क्या चाहिए आपको उस कंडीशन में, एंटासिड। एंटासिड्स क्या है, एंटासिड्स क्या हो गए, एंटासिड्स भाई बताओ, एंटासिड्स क्या हो गए अपने बेस, ठीक है। अब हमने इसका क्या मतलब समझा, जब भी इंडाइजेशन हो रहा है या एसिडिटी हो रही है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने क्या यूज़ किया, बेस या एंटासिड्स। बेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, एंटासिड्स, जो कैसे फंक्शन करते हैं, जस्ट इसके अपोजिट, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं या न्यूट्रल कर देते हैं इसको, ठीक है, न्यूट्रल हो जाते हैं और वाटर रिलीज करते हैं,
क्लियर, यस और नो? तो यहाँ पे जो इसका इफेक्ट होगा, जो एसिडिटी वाला जो कॉज होगा, वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करके क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। सो एंटासिड्स विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्लियर? नाउ रिएक्शंस ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स, अभी हमने कार्बोनेट्स के देखे थे, नाउ मेटल ऑक्साइड्स के देख लेते हैं, ठीक है। जब भी कोई मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है किससे, एसिड से, ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है, पानी बनता है भाई। और यहाँ पे जैसे हम देखें तो कॉपर क्लोराइड बना हुआ है। सो द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व एंड द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ग्रीन। इस पे भी कई बार क्वेश्चंस बने हैं बच्चों, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मैंने आपको डिस्कस भी कर चुकी हूँ अपने PYQs वाले सेशन में, आप चाहो तो जाके उसको भी सॉल्व कर सकते हो, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने में और आपको PYQ सॉल्व करने में आपको हेल्प मिले, ठीक है। चलिए, इसमें क्या हो रहा है कि आप जब भी ब्लैक कॉपर ऑक्साइड को, ये जो ब्लैक है ये कलर में, जब भी आप किससे रिएक्ट करा रहे हो, एसिड से, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है, ब्लू ग्रीन में टर्न हो जाता है ड्यू टू कॉपर क्लोराइड। जो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड्स फॉर्म हो रहे हैं उसके कारण ये इसका कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अब इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो कि जो मेटलिक ऑक्साइड्स होता है वो जब भी एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। मेटलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक। क्यों बेसिक बोल रहे हैं भाई, जो कॉपर ऑक्साइड, जो ये जो मेटल ऑक्साइड था, यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड थे, ठीक है, मेटल ऑक्साइड जब भी एसिड से रिएक्ट कर रहे थे तो वो न्यूट्रल इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, या न्यूट्रल हो जा रहे हैं या सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, बेस की तरह। कैसे बिहेव कर रहे हैं बच्चों, बेस की तरह। आपको कुछ याद नहीं रखना, इतना ना कंफ्यूज होना ही नहीं है, बेस एसिड सॉल्ट ये वो कुछ नहीं, आपको सिंपल याद रखना है, जब भी आप एसिड से बेस का रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। बस इस चीज़ को आप जैसे ही इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में अपने घुसा लोगे, वैसे ही आप जो भी केमिकल्स आपको मिल जाए, जो भी रिएक्शंस मिल जाए, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए, यार इससे ऐसा हो रहा है, एसिड बेस बनेंगे सॉल्ट बनेगा, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे सॉल्ट बनेगा, ठीक है। अब वो एसिड में आपको चाहे कोई भी एसिड दे दो, सल्फ्यूरिक एसिड दे दो, ठीक है, या फिर आपको HCl दे दो, या एनी एल्स एसिड दे दो आपको, ठीक है। वहीं पे हम बेस की बात करें तो बेस आपको याद रखना चाहिए, बेस जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, तो बेस चाहे आपका NaOH दे दिया जाए, KOH दे दिया जाए, ठीक है, या उसके अलावा आपको कोई भी बेस दे दिया जाए। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड्स है वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, अपने बेस की तरह। मेटल ऑक्साइड्स कैसे बिहेव कर रहे थे, बेस की तरह। वहीं पे अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, तो ये कॉन्सेप्ट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वहाँ पे मेटल ऑक्साइड किसकी तरह रिएक्ट कर रहे थे, बेस की, तो ये किसकी तरह करेंगे भाई, एसिड्स की। क्लियर? एंटागोनिस्ट रहेंगे, ठीक है। अब जब भी आप नॉन मेटल, कैल्शियम एक नॉन मेटल है, जब भी आप नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराओगे किससे, CO2 से, यहाँ पर रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, तो क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक। अब आप यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो कि जब भी बेस और एसिड में रिएक्शंस होती हैं तो क्या होता है भाई, सॉल्ट बनता है। यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ पे एसिड्स की तरह, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका, ये यहाँ पे आपका क्या हो गया, बेस, यस और नो। और जो CO2 है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका कैसे काम कर रहा है, जो कि एक नॉन मेटलिक है। कैल्शियम ऑफ कोर्स एक मेटल है बच्चों, ठीक है, बट यहाँ पे जब कैल्शियम ऑक्साइड की बात हो रही है, हाँ, जब यहाँ पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल की तरह, जो कि एक एसिड का नेचर शो करेगा। क्लियर? ये चीज़ क्लियर हुई? चलिए, तो आप इसे कैसे याद रखोगे, विबग्योर से, ठीक है। क्लियर? और अगर हम इसे एक्सप्लेन करें और अच्छे से तो इसमें हम देख पा रहे होंगे कि जो हमारे टूथ का डिके होता है वो भी ज़्यादा एसिडिटी के कारण होता है ना। ये कब होता है, जब हमारे बैक्टीरियाज माउथ में 5.5 का pH मेंटेन करने लगे हैं, उससे कम हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि टूथ का डिके, जो इनेमल्स होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, ख़राब होने लगता है। अब इसे बैलेंस करने के लिए आप क्या करो, हमने अभी न्यूट्रलाइजेशन सीखा था, यस और नो, न्यूट्रलाइजेशन सीखा था। जनरली डेंटिस्ट जो होते हैं वो बोलते हैं ना कि आप नमक के पानी के गरारे कीजिए। क्यों, वाई ओनली नमक के गरारे, जस्ट बिकॉज कि जो भी वहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज हो रही है माउथ की, वो न्यूट्रलाइज हो सके, किससे, सॉल्ट से। सॉल्ट अगेन क्या है, अपना बेस, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट के गरारे करने को बोला जाता है, जो कि क्या कर देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं।
क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जब भी यहाँ पे टूथ का एसिडिटी बढ़ता है वो उसका डिके कराने लगता है इनेमल्स का, और उसको न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या यूज़ करना है, सॉल्ट। आप अपने टूथपेस्ट की भी बात करो तो टूथपेस्ट में भी क्या होता है, नमक होता है, सबके में होगा नमक, सब लोग यूज़ कर रहे हो ना नमक वाला टूथपेस्ट। यस, आपकी दांतों की हेल्थ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर। अब सॉइल के पीएच की बात करें तो सॉइल का पीएच भी एक स्पेसिफिक रेंज में आपको चाहिए होता है, सो दैट आपके जो क्रॉप्स हैं वो हेल्दी रहें, है ना। तो अब जब भी समटाइम क्या होता है, क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको क्विकली क्या करना होता है, क्या करोगे भाई, ट्रीट करोगे ना। तो जनरली जो अपने फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्विक लाइन से उसको क्या कर देते हैं, ट्रीट कर देते हैं। फिर कभी कभी बेस इंक्रीज हो जाता है तो उसको भी आप न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ कर लो, एसिड्स यूज़ कर लो। क्लियर। कुछ नहीं है भाई, एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स है, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्म हो रहा है, बस इसी के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर है आपका। ठीक है। सो बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल भी आपको ये नहीं होना है कि यार ये बहुत सरदर्द वाली आपके इक्वेशन है यार, ये तो बन ही नहीं रहा। नो, सब बनेगा, सब बनेगा। ठीक है, सिंपल वे में बेस एसिड क्या बना रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। बस आपको करना क्या है, केमिकल्स के नेम्स याद रखना है। ठीक है, और एक दो चीज़ें जो की पॉइंट्स हैं आपको वो याद रखना है। क्लियर। नाउ सेल्फ डिफेंस के लिए अगर हम देखें तो जो बी होती है ना, उनके स्टिंग्स में भी क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम मीथेनोइक एसिड, अब ये हो सकता है एमसीक्यू में पूछ भी लिया जाए, ना भी पूछा जाए, एनीवे पढ़ लेते हैं। जो मीथेनोइक एसिड्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो समटाइम रेड और स्वेलिंग कर देते हैं जब भी उसको काटते हैं तब, है ना। तो जब आप घर में क्या होती है, मम्मी हमारे बेकिंग सोडा लगा देती हैं, क्यों। अब हो सकता है उन्हें लॉजिक पता हो और ना भी पता हो, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, बट उन्हें ये पता है कि ऐसा कर दो तो ये वाला सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो बेकिंग सोडा लगाने से, सोडा अगेन क्या है, ये बेस है, तो एसिड के साथ बेस ने रिएक्ट किया तो उसे न्यूट्रलाइज करा दिया। क्लियर है ना, क्या हो गया अपना भाई, डिफेंस हो गया। अब यहाँ पे आप कलर के बेसिस पे और बात करो तो हमने देखा था विबग्योर में कि जो रेड वाला कलर है वो हमारा कहाँ आ रहा था, एसिडिक नेचर को शो कर रहा था, और जो एक्सट्रीम ब्लू था, जो वायलेट था, वो हमारा किसे शो कर रहा था, एक्सट्रीम पीएच को या बेस नेचर को शो कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बीच में भी कलर्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करो तो वो उसका जो सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो अबाउट 14 ही रहता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करो तो उसका अबाउट 10 रहता है, जिसमें ग्रीनिश ब्लूइश सा उसका कलर रहता है। ठीक है, फिर प्योर वाटर का न्यूट्रल का होता है 7। ठीक है, वहीं पे अगर आप ब्लड की बात करो तो ब्लड का जो पीएच है बच्चों वो 7.4, स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है, ना तो वो एसिडिक होता है ना बहुत ज़्यादा बेस होता है, वो स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है, और वो न्यूट्रल भी नहीं रहता है। ठीक है, तो तीनों कंडीशंस में एसिड बेस और न्यूट्रल वाली कंडीशन में ना रह के वो कैसा होता है, स्लाइटली बेसिक रहता है। ठीक है, जो कि आपकी फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं या जो आपके फिजिकल में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। ठीक है, वहीं पे अगर आप अपने गट्स की बात करो जहाँ पे डिफरेंट आपके गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, है ना। आप अगर स्टमक की बात करो तो स्टमक में डाइजेशन के लिए हमारा HCl होता है ना। अब जो पेप्सिन हमारा जो है कि एंजाइम काम करता है, पेप्सिन, उसको भी अपनी एक्शंस करने के लिए, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है, HCl चाहिए होता है। इट मीन्स कि उसे भी क्या चाहिए, एसिडिक माहौल जब तक नहीं मिलेगा जब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है, उसे चाहिए कि वो HCl वहाँ से क्या करे, एसिडिक मेंटेन करे, सो दैट जो भी आप खा पी रहे हो उसको क्या कर सके, वो डिग्रेडेट कर सके, डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, चलिए लेमन जूस हो गया, वो उसका भी पॉइंट अबाउट 2.2 होता है, जिसका अपना समथिंग रेडिश और ऑरेंज कलर होता है। फिर उससे थोड़ा आप बढ़ोगे तो येलो वाले नेचर में जाओगे, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पीएच। ठीक है, अब इसके बेसिस पे भी आपके सॉल्यूशन, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। रेड से भाई काय में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ देखा था कि जब भी रेड लिटमस ब्लू लिटमस में कन्वर्ट होता है तो वो क्या होता है, हमारा बेस होता है। यस और नो, बेस ही तो है भाई जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। एसिड तो क्या करेगा, एसिड तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा ना। देखो यहाँ पे ब्लू टू रेड कन्वर्ट करेगा क्या, एसिड। वहीं पे हमारा रेड टू कन्वर्ट हो रहा है क्या, ब्लू, रेड टू ब्लू, ब्लू काय में जा रहा है अपना, बेस में। ठीक है, वैल्यूज देखो, 1 एसिडिक है, 4 एसिडिक है, 5 एसिडिक है, वेयर इज 10 क्या है, बेसिक। तो क्या आंसर हो जाएगा बताओ, ऑफकोर्स बेसिक, तो 10 आंसर होगा। यस और नो, विबग्योर याद रखना है बस। आपको इतना पता होना चाहिए इसमें कि ये नेगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशंस का।
ठीक है। सेकेंड चीज़ आपको ये पता होना चाहिए पीएच में कि जो इसका पीएच का जो स्केल है वो 0 to 14 चलता है। थर्ड चीज़ आपको इसमें विबग्योर याद रखना है, बाकी तो फिर आप धुरंधर हो, कर ही लोगे, है ना, करना ही है, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है अपना कि एसिडिक नेचर कब इंक्रीज हो रहा है, बेसिक नेचर कब इंक्रीज हो रहा है, और इसमें 80% स्टूडेंट कंफ्यूज होते ही होते हैं, है ना। हमारे टाइम में हम भी बहुत कंफ्यूज होते थे कि कहानी चल क्या रही है, पीएच तो भाई पीछे ही नहीं छोड़ रहा है और ये आगे भी नहीं छोड़ने वाला, चाहे आप साइंस लो चाहे आप केमिस्ट्री लो, पीएच तो आपका पीछा करेगा ही, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से अभी क्लियर कर लो, जितनी जल्दी आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे उतना ईजी होगा। जो बच्चे नीट में जाने वाले हैं, ठीक है, आगे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हैं, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आते ही आते हैं, ठीक। वहीं अगर हम केमिस्ट्री वाले बच्चों की बात करें, केमिस्ट्री में अगर आप आगे चल के आप जो भी सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हो उसके बेसिस पे ये तो भाई पढ़ना ही है, तो ये पीछा तो कभी नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही आप 7 जो आपका न्यूट्रल है उससे आप बढ़ोगे राइट साइड में 14 की तरफ, ठीक है, तो वहाँ पे आपका बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, बट जो आयन कॉन्सेंट्रेशन है, हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, वो क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। किसके केस में, बेस के केस में। इट मीन्स कि जो केमिकल जो भी आपका जो आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए वो अगर ज़्यादा बेसिक है, इट मीन्स कि उसके पास हाइड्रोजन आयन क्या है, बहुत कम है। क्लियर, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, बट ये रिच होते हैं काय में, हाइड्रोक्साइड आयन्स में। OH आयन इनके पास भरपूर होता है, ठीक है। ये हो गए किसमें, बेस की बात। वहीं पे अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड्स में हमें ये पता हो कि पीएच कम होता है। अब पीएच के कम होने में और हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन में कुछ तो अंतर है ना भाई, तभी तो ये अलग अलग हैं, वरना कंफ्यूज हो जाओ यार, पीएच तो कम हो रहा है तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन भी कम होना चाहिए एसिडिक में, बट नहीं, ये जस्ट इसके क्या होते हैं, इनवर्स रिलेटिव होते हैं। इनवर्स रिलेशन चलता है पीएच का और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीएच का, तभी हम उसे बोलते हैं माइनस लॉगैरिथम। क्लियर, क्यों हम माइनस लॉगैरिथम बोलते हैं, ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को, यस, ठीक है। चलिए, तो जब भी आप एसिड की तरफ जाओगे, एसिड की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपका जो H+ कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों, H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट पीएच क्या होगा, पीएच डिक्रीज होगा, ठीक है। इसे अगर हम और अच्छे से समझें तो आप ये समझिए कि जब भी आप एसिड की तरफ मूव करोगे, एसिड मूविंग टुवर्ड्स एसिड्स, पीएच क्या होगा, कम होगा, बट जो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें बेस की, तो बेस में क्या होगा, पीएच क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेयर एज जो हाइड्रोनियम जो अपना ऑक्साइड आयन है ना, OH आयन जो है वो क्या होगा, ये नेगेटिव का आता है, ये क्या होगा अपना, इंक्रीज होगा टुवर्ड्स टुवर्ड्स बेस। क्लियर, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है, अदरवाइज पता लगा आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कंफ्यूज हो, ठीक है, इसे अभी ही सॉल्व क्लियर कर लो। नाउ देयर आर सम नेचुरल अकरिंग एसिड्स, ठीक है, जो कि आपको याद करना है, इनमें से कुछ कुछ पूछे गए हैं कभी कभी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जिसमें टोमेटो वाला जो है, इसमें कौन सा एसिड होता है, तो ऑक्सैलिक एसिड होता है, ये तो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी पूछा गया है बच्चों। सिट्रिक एसिड, ऑरेंज का तो जनरली पता ही होता है, सिट्रिक एसिड हो गया अपना, है ना, लेमन्स में भी सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। फिर सावर मिल्क या कर्ड में लैक्टिक एसिड, ये भी आप बहुत से पता ही होगा, लैक्टिक एसिड्स होते हैं इसमें, है ना। फिर टैमरिंड्स, इसका होता है टार्ट्रिक एसिड, ये भी याद करना है। टैमरिन जो होती है उसमें टार्ट्रिक एसिड्स होते हैं, और जो आंट स्टिंग्स होते हैं उसमें मीथेनोइक एसिड होता है, जो कि हमने अभी ही पढ़ के आए हैं, ठीक है। फिर नेटल स्टिंग्स में कौन से होते हैं, मैथेनोइक एसिड या मीथेनोइक एसिड्स। क्लियर, ये कुछ एसिड्स हैं जो नेचुरल अकरिंग है, ये आपको याद करना है बच्चों, ठीक है, ये आपके MCQs में पूछा जा सकता है। नाउ कम टू द केमिकल फ्रॉम सॉल्ट, ठीक है, इसका यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइट करा इसका यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, पावर जनरेट कर रहे हैं, पावर्स में यूज़ कर रहे हैं जस्ट आयंस को, सिंपली आयंस को। सोचो, यहाँ पे आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक, इसकी रिएक्शन आप कैसे करा रहे हो, सोडियम क्लोराइड अगेन सॉल्ट है, इसकी रिएक्शन आप कैसे करा रहे हो बच्चों, वाटर से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, क्लोरीन गैस मिल रही है और हाइड्रोजन गैस मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ब्राइन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, इट डिकम्पोजेस टू इट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों डिकम्पोज हो रहा है यहाँ पे, क्यों ये अपने आयंस में कन्वर्ट हुआ भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर। एक तो आपने वाटर दे दिया, यस और नो,
जब भी आपने यहाँ पे पानी दोगे ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएट होकर अपने आयोनिक फॉर्म्स में हो गया। अब हमें ये पता है कि जब भी हमें चार्जेस चाहिए होते हैं, ठीक है, चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिकल पावर्स, ठीक है, तो इसमें हमेशा कॉन्सेप्ट्स आते हैं चार्जेस के। चार्जेस के लिए क्या होना चाहिए भाई, पानी, सो दैट वो डिजॉल्व हो सके, कंप्लीटली डिसोसिएट हो सके, किसमें, अपने आयंस में, यस और नो। आयंस में जैसे ही डिसोसिएट होंगे उनको क्या मिल जाएगा, पावर्स मिल जाएंगे, सो दैट कैथोड और एनोड पे वो पावर्स जा सकें, चार्जेस जा सकें और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके या करंट पास हो सके। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखो तो जो एनोड है, एनोड, यस एनोड क्या हो गया अपना, पॉजिटिव वाला, ठीक है, एनोड्स हो गए अपने, यहाँ पे ये क्या है अपना एनोड, ठीक है। और जो कैथोड है, जो नेगेटिव जहाँ पे अपने चार्जेस होते हैं वहाँ पे अपनी कौन सी गैस जा रही है भाई, H2, ठीक है, CH, CH से आपको क्या याद रखना है, CH कैथोड पे जाएगी हाइड्रोजन गैस, AO या OA से याद रख लो, ठीक है, या AgCl से आप याद कर सकते हो कि एनोड पे जाएगा Cl, ठीक है। इज दिस क्लियर। अच्छा, क्लोरीन गैस कहाँ पे कलेक्ट हो रही है, एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस कहाँ कलेक्ट हो रही है बच्चों, कैथोड पे, ठीक है। इसमें भी समटाइम कंफ्यूज होता है भाई, कैटायंस जो होते हैं, कैटायंस जो होते हैं वो जनरली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, और एनायंस जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बट कैथोड और एनोड में भी इनका डिफरेंसेस रहते हैं, कैथोड में क्या होगा, नेगेटिव रहेगा, एनोड में क्या रहेंगे, पॉजिटिव चार्जेस। क्लियर। अदरवाइज इसमें भी कई बार कंफ्यूजन होता ही होता है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किस साइड से, कैथोड साइड से जा रहा है, ठीक है, और अपना जो क्लोरीन है वो किस साइड से जा रहा है अपना, या जो डिप्लीटेड ब्राइन्स हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, अपने एनोड साइड से। क्लियर। जो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो सोप या पेपर्स हैं, वो सारे कहाँ पे अपने जा रहे हैं, अपने कैथोड से, ठीक है। ये चीज़ सेटअप क्लियर हुआ आपको, ठीक। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स का और उनका यूजेस देख लें। इसके लिए आपको इनके केमिकल फॉर्मूले अगेन याद करने इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ, वॉशिंग सोडा बताओ, वॉशिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा बेकिंग में यूज़ होगा, वॉशिंग सोडा वॉशिंग्स में यूज़ होगा, ब्लीचिंग ब्लीच करने के लिए यूज़ होगा, कलरिंग के लिए यूज़ होगा, डी कलरिंग के लिए यूज़ होगा। इज दिस क्लियर। अगेन इनकी कुछ रिएक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे बच्चों, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होंगे कि आपको यहाँ पे बेकिंग सोडा का बता दिया गया है कि बेकिंग सोडा किन की रिएक्शन से। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दी सकती है कि यहाँ पे जो आपके सबस्ट्रेट है वो पूछ लिए जाएँ, कि यहाँ पे दे दिए जाएँ, मतलब ये सबस्ट्रेट दे दिए जाए और बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूछ लिए जाएँ, यस और नो। बनने वाले प्रोडक्ट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसी को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। यहाँ पे हम इसे और क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। किसका नाम है ये, अगेन बेकिंग सोडा, दिस इज योर बेकिंग सोडा। क्लियर। चलिए रिएक्शंस देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। इसका प्रोडक्शंस जो है वो जनरली क्लोरीन को जो है वो ड्राई क्लोरीन को जब भी हम लाइम से या अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब भी हम गुजारते हैं तब हमारा क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्लियर। इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं, इस पे भी सेटअप्स दिए गए हैं आपके जो मैंने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपके केस स्टडी बेस्ड, उस पे भी पूछा गया है, ठीक है। सो जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप क्लोरीन गैस से रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम क्लोराइड ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। ये वाला जो बन रहा है यही आपका क्या है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। अब चूंकि ये किस फॉर्म में है अपना, किस फॉर्म में है, ड्राई फॉर्म में है, ठीक है। सो प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर। यस, ये भी क्वेश्चन पूछा है, ये मैंने डिस्कस किया है अपने PYQ सेशन में कि जब भी आपको वाटर को डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है, वाटर को डिसइंफेक्ट करना है तो आप किस गैस का यूज़ करोगे, तो किसका करोगे, क्लोरीन का, ठीक है। नाउ कम टू दी वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, Na2CO3, दिस इज योर वॉशिंग सोडा, Na2CO3 वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ, इसकी रिएक्शंस में क्या है, सोडियम कार्बोनेट को जब आप वाटर से रिएक्ट कराओगे, सोडियम कार्बोनेट को जब आप वाटर से रिएक्ट कराओगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O,
या डायरेक्ट सिर्फ मिल जाएगा, तो ये वॉशिंग के लिए ऐड हो जाएगा वॉशिंग सोडा। ये तो बहुत ईजी है, कोई रिएक्शन ये अलग से नहीं हो रहे हैं, सिंपल ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर ले रहे हैं जिसे हम वॉशिंग सोडा बोल रहे हैं, ठीक है। सो इसका क्या हो रहा है, रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, ठीक, जिसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, ग्लासेस में करते हैं, सोप में करते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए, नाउ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगेन ये आपसे पूछा गया है, ये वाली मैं आपको बता दूं तो ये आपसे पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके कलर में देखो आप, यहाँ पे ये ब्लू थे, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट है ये आपका क्या है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 है, ठीक है। जब कॉपर सल्फेट को आप हीट कराते हो तो ये वाइट में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन भी पूछी गई है बच्चों, ठीक है। कि फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, क्लियर। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स टर्न वाइट ऑन हीटिंग, लूजिंग वाटर एंड ब्लू ऑन वेटिंग। जब भी आप किसको, क्रिस्टल कॉपर सल्फेट को क्या कराओगे, हीट कराओगे, ड्राई हीट कराओगे, ठीक है, तो क्या कर देगा वो, जब भी आप हीट कराओगे तो ये अपना क्या करेगा, पानी छोड़ देगा और वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वाइट में। बट जब भी आप उसे पानी दे दोगे तो वो अगेन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू क्रिस्टल्स में, क्लियर। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 373 केल्विन, क्लियर। कैल्शियम सल्फेट है, इसको आप हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स में रिएक्ट कराओगे तो क्या फॉर्म हो रहा है अपना, ये आपका क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब आप इसे 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में आप डिजोल्व कराओगे तो आपका क्या बनेगा बच्चों, जिप्सम बनेगा, ठीक है। कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म हो रहे हैं जिप्सम में, कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, इसी को आप क्या बोल रहे हो, जिप्सम सल्फेट, ठीक है। यहाँ पे आपका कलर पूछा गया था बेसिकली, ठीक है, कि वेट कंडीशन में क्या होगा और ड्राई कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी इस रिगार्ड में क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, और आप MCQ सॉल्व करने के लिए भी हमारे www.classbunk.com पे जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इससे रिलेटेड PYQs सॉल्व करने मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे हमारे PDFs मिल जाएंगे, ठीक है। और आप चाहते हो कि इस क्लास का PDF मैं आपको दूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन सो दैट आपको मेरी क्लास से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।